तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है ना हम ईथर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों हमारी 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम दोस्तों फिनॉल, जो हमारा एल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर पढ़ रहे थे, तो एल्कोहल और फिनॉल जो है ना हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज से दोस्तों हम ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे मतलब ईथर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही है कि जो ईथर होता क्या है मेरे भाई। तो मेरे भाई आपको पता है सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमारा कौन सा समूह होता है? ईथर समूह होता है। कौन सा समूह होता है मेरे भाई? ईथर समूह होता है। सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ईथर समूह होता है। अब ये हमारा ईथर समूह होता है और इसमें देख पा रहे हैं हम दोस्तों कि इसमें कितने बॉन्ड लगे हैं? 2 बॉन्ड लगे हैं। कितने बॉन्ड लगे हैं मेरे भाई? 2, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इससे हमारा सीधा साधा इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि इससे 2 समूह जुड़ सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। अब दोस्तों जुड़ने वाले समूह क्या होते हैं? तो मेरे भाई जुड़ने वाले हमारे 2 ही समूह होते हैं। एक हमारा जो है ना जुड़ने वाला जो समूह होता है वो आपका एल्किल होता है। क्या होता है? एल्किल होता है। और आर, एल्किल को हम किससे व्यक्त करते हैं? आर। और आर की जगह दोस्तों क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, है ना। C2H5 सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा C3H7 सिंगल बॉन्ड वगैरह वगैरह डैश करके अगर ये जाएं तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हमारे एल्किल समूह, जुड़ने वाले समूह बता रहा हूँ। जुड़ने वाले हमारे 2 ही समूह होते हैं, एक होता है हमारा एल्किल समूह और एक होता है हमारा एरिल समूह। तो एरिल समूह में क्या होता है मेरे भाई? तो एरिल समूह में मेरे भाई C6H6 मतलब बेंजीन आती है। क्या आती है? बेंजीन। और बेंजीन को चाहे तो हम ऐसे करके भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जुड़ने वाले हमारे 2 समूह होते हैं और ईथर से 2 समूह जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक इस तरफ और एक इस तरफ, समझ रहे ना। तो ध्यान रखना इस बात को, है ना। ये हमारा ईथर होता है। ईथर समूह जो होता है सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड होता है। इससे 2 समूह जुड़ सकते हैं और 2 समूह हमारे एल्किल और एरिल हो सकते हैं। दोनों एल्किल भी हो सकते हैं, दोनों एरिल भी हो सकते हैं। एक एल्किल और एक एरिल भी हो सकता है, क्योंकि जुड़ने वाले हमारे मात्र 2 ही समूह हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो ये ईथर हो गया। ईथर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है कि ईथर यौगिक क्या होते हैं। ईथर यौगिक क्या होते हैं? तो मेरे भाई जो ईथर होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें ईथर समूह लिख लेना ब्रैकेट में, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। ईथर समूह के साथ 2 एल्किल या 2 एरिल। देखो 2 समूह जुड़ेंगे तो दोनों एल्किल हो सकते हैं, दोनों एरिल हो सकते हैं। तो 2 एल्किल या 2 एरिल या एक एल्किल बा एक एरिल समूह जुड़ा होता है, वो आपका ईथर कहलाता है। ईथर कहलाता है। क्लियर मेरे भाई? तो ये आपका ईथर है। तो ईथर का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। ईथर का हल्का सा मैंने क्या दिया दोस्तों? इंट्रोडक्शन, जो आपको समझ में आ गया होगा। ईथर ये समूह है। क्लियर? आगे अब बात करें, ये तो ईथर का हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बात करें दोस्तों ईथर की, तो आपका जो ईथर के वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। आगे हम दोस्तों क्या कर रहे हैं? ईथर जो होता है ना, ईथर के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई जो आपका, एक सेकेंड दोस्तों, मेरे भाई जो आपका ईथर होता है, क्या होता है? ईथर, ध्यान रखना, जो आपका ईथर होता है, ईथर के अब हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो ईथर जो है ना मेरे भाई वो हमें 2 टाइप का पढ़ना है। ईथर मतलब कहें तो ये 2 टाइप का ईथर होता है। एक एक चीज़ को समझते जाना। तो एक तो होता है हमारा एलिफेटिक ईथर। कौन सा होता है मेरे भाई? एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर। और दूसरा जो है ना हमारा होता है एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। तो ये 2 टाइप का होता है ईथर। कितने टाइप का भाई? 2 टाइप। एक एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब एल्किल समूह वाला। ठीक है, एलिफेटिक का मतलब होता है मेरे भाई एल्किल समूह वाले। अब एल्किल समूह मतलब जिन ईथर में एल्किल समूह जुड़ा होगा वो एलिफेटिक होगा, और जिन
ईथर में एरिल समूह जुड़ा होगा। एरिल मतलब बेंजीन वाला समूह जुड़ा होगा, बेंजीन समूह जुड़ा होगा, बेंजीन समूह जुड़ा होगा, वो आपका होगा एरोमेटिक। समझ रहे हैं ना। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक का मतलब क्या है, जिनमें एल्किल समूह से ईथर बना है तो वो एलिफेटिक होगा, और एरिल से बना है तो वो एरोमेटिक होगा। इतना समझ गए। आगे आपको समझना है, आगे दोस्तों आपको समझना ये है कि जो आपका एलिफेटिक ईथर होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। एलिफेटिक अगेन कितने प्रकार का होता है मेरे भाई, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, तो पहला होता है मेरे भाई सरल ईथर। क्या होता है, सरल ईथर। अब बात ये सरल ईथर समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। और दूसरा होता है मेरे भाई मिश्रित ईथर। कौन सा ईथर, मिश्रित ईथर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सर सरल ईथर क्या होता है, सरल ईथर क्या होता है। तो समझना है एक एक चीज को। देखो सरल ईथर मेरे भाई ऐसा ईथर होता है यदि ईथर समूह के साथ, सुनना, यदि ईथर समूह के साथ समान प्रकार के एल, देखो हमें एलिफेटिक पढ़ रहे हैं तो एल्किल समूह से बना ही है, एल्किल समूह से बना ही है, ठीक है। बट एल्किल समूह से बना जो है वो एलिफेटिक, और एलिफेटिक दो प्रकार के, एक सरल और मिश्रित। तो क्या होता है दोस्तों, सरल पे बात कर रहे हैं, सरल ईथर क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, यदि ईथर समूह से, किससे, ईथर समूह से, ईथर समूह से समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जैसे ये समान प्रकार का CH3 है और इस तरफ भी क्या हो, CH3 है। तो देखो समान प्रकार के CH3 जुड़े हैं, समान प्रकार के समूह जुड़े हैं। देखो ये भी CH3 और ये भी CH3 समान प्रकार के हैं। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यदि ईथर समूह के साथ समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम सरल ईथर बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, देखो ये मैथिल है, ये मैथिल है, दो मैथिल है, तो दो मैथिल होने के नाम से इसका क्या हो गया, डाई, और ये हमारा मैथिल, और ये हमारा ईथर। तो ये क्या बन गया, डाई मैथिल ईथर। समझ गए, कोई दिक्कत है, डाई मैथिल ईथर, ठीक है। समान प्रकार के यदि एल्किल समूह जुड़े हों तो सरल ईथर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे समान प्रकार का आपका C2H5O और ये C2H5, ये हो सकता है। देखो ये भी समान प्रकार के हैं, दोनों तरफ समान प्रकार के हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो एथिल एथिल, तो ये हो जाएगा आपका डाई एथिल, और ये हमारा ईथर, डाई एथिल सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो यदि समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सरल ईथर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सरल ईथर, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात है कि ये मिश्रित ईथर क्या है। तो दोस्तों क्या होता है, यदि अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हों, देखो एल्किल समूह जुड़े होंगे लेकिन अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होंगे तो उसे मिश्रित ईथर बोलेंगे। जैसे ये हमारा ईथर समूह है, इस तरफ जुड़ा हो मैथिल और इस तरफ जुड़ा हो एथिल, इस तरफ जुड़ा हो क्या हो, एथिल जुड़ा हो, तो ये अलग अलग प्रकार के समूह जो जुड़े हैं, तो मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रित ईथर। अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हैं तो मिश्रित ईथर, ठीक है। ये क्या है, मैथिल, ये क्या है, एथिल, और ये क्या है, ईथर। तो ये बन जाएगा आपका मैथिल, और ये क्या है, ये क्या है, एथिल, ठीक है। तो मैथिल, एथिल, और ये ईथर। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है और देखो यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, ठीक है। आगे बढ़ना है। अब ये क्या है, देखो दूसरे तरीके से लिख दूँ, ये आपका क्या है, ईथर, यहाँ जोड़ दूँ मैं C2H5 और यहाँ जोड़ दूँ मैं CH3, तो एथिल मैथिल ईथर। तो ये हमारा एथिल, ये हमारा मैथिल, और ये हमारा ईथर। क्लियर, एथिल मैथिल ईथर। तो ये मिश्रित ईथर होगा। आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एलिफेटिक ईथर समझ गए। एलिफेटिक मतलब एल्किल समूह जुड़े होंगे, बट एल्किल समूह भी दो टाइप से जुड़ सकते हैं। समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होंगे तो सरल ईथर, और असमान प्रकार के जुड़े होंगे तो मिश्रित ईथर, ठीक है। अब बात आती है एरोमेटिक ईथर की। किसकी बात आती है मेरे भाई, एरोमेटिक ईथर की, ठीक है। और एरोमेटिक ईथर को हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर एक ऐसा ईथर होता है जिसमें ईथर समूह के साथ, देखो एरोमेटिक जो ईथर है वो भी आपका दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। तो आप ऐसा ही मान सकते हो, ऐसा ही मान सकते हो कि एक होता है आपका सरल ईथर और एक होता है आपका मिश्रित ईथर, ठीक है। ऐसा ही बोल सकते हो कि एक होता है सरल ईथर, ठीक है, सरल ईथर, और एक होता है आपका मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। ऐसा ही आप मान सकते हो। देखो यहाँ समझ लो, सरल ईथर वह ईथर हो, देखो एरोमेटिक है, सरल ईथर वह होगा जिसमें समान प्रकार के,
समान प्रकार के क्या, समान प्रकार के एरल समूह जुड़े होंगे। समान प्रकार के एरल, जैसे मान के चलो एरल है ये, ठीक है, और इस तरफ भी क्या जुड़ा हो, एरल जुड़ा हो, इस तरफ भी क्या जुड़ा हो, एरल जुड़ा हो, ठीक है। तो ये समान प्रकार के एरल जुड़े हैं, और समान प्रकार के एरल मतलब एरल दोनों तरफ एरल जुड़ा है, तो वो समान एरोमेटिक ईथर कहलाएगा, वो समान एरोमेटिक ईथर कहलाएगा, या सरल एरोमेटिक ईथर कहलाएगा, अगर समान प्रकार के एरल जुड़े हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी एरल, यहाँ भी एरल, तो इसका नाम क्या है, बेंजीन या फेनिल होता है। ये बेंजीन या फेनिल बोलते हैं, इसको भी बेंजीन या फेनिल। तो कितने बेंजीन या फेनिल हैं, 2 बेंजीन या फेनिल हैं, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, बेंजीन अगर बोल रहे हो तो आप 2 बेंजीन हैं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, डाई बेंजीन, और ये ईथर, तो ये ईथर। या फिर आप फेनिल अगर बोलोगे तो आप इसको क्या बोल सकते हो, डाई फेनिल, देखो 2 फेनिल है ना, डाई फेनिल ईथर बोल सकते हो। बेंजीन या फेनिल बोलते हैं ना बेंजीन को, तो डाई फेनिल ईथर या डाई बेंजीन ईथर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम मिश्रित की बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, मिश्रित, तो मिश्रित एरोमेटिक ईथर वह होगा जिसमें एल्किल और एरिल दोनों समूह जुड़े हों, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपका ईथर है, क्या है, ईथर, और इस तरफ क्या जुड़ जाए, तो इस तरफ जुड़ जाए एरिल और इस तरफ जुड़ जाए एल्किल, ठीक है ना, इस तरफ एरिल और इस तरफ एल्किल, तो ये आपका कहलाएगा मिश्रित एरोमेटिक ईथर, क्योंकि एरोमेटिक समूह जुड़ा है तो मिश्रित एरोमेटिक। देखो ये एरिल जुड़ा है और ये एल्किल जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, फेनिल या बेंजीन, ये मैथिल और ये ईथर, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, फेनिल, ये मैथिल है तो ये मैथिल, और ये ईथर है तो फेनिल मैथिल ईथर, ऐसा इसको हम बोल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके दोस्तों जो आपका ईथर है इसका वर्गीकरण ये है, तो समझ रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने केवल क्या पढ़ा, ईथर पढ़ा, और ईथर को जाना कि ईथर कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसको समझना हमें ज़रूरी था, इसको हमें समझना ज़रूरी था। अगर यही नहीं समझेंगे तो आगे इसको बनाने की विधि, रासायनिक विधि कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी था, तो हमने समझ लिया, ठीक है। इससे हमें कई सारे सूत्र भी मिल गए, कई सारी चीज़ें भी हमने सीखने को मिली कि ये ईथर होता क्या, बहुत सारा है ना। तो दोस्तों एक बार वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, है ना, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब जो है ना, जो अभी हमने ईथर समझा है, इस ईथर को हम ना बनाने की विधियां समझ रहे हैं। किसकी विधियां, बनाने की विधियां समझ रहे हैं, मतलब ईथर बना रहे हैं। तो देखो हमने ईथर कितने टाइप का पढ़ा, सरल ईथर, मिश्रित ईथर, कई टाइप का, एरोमेटिक, एलिफेटिक। तो ईथर बना रहे हैं तो कोई सा भी ईथर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि डाई मैथिल बने, जरूरी नहीं कि डाई एथिल बने, कोई सा भी ईथर आपका बन सकता है, ठीक है। तो ईथर बनाने की विधियां वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यौगिक क्या कर रहे हो, ठीक है। देखो आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ईथर बनाने की विधियां, कोई सा भी ईथर बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एथिल एल्कोहल, जो आपको दिख रहा है ना, एथिल एल्कोहल, ठीक है, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, इससे हम ईथर बना रहे हैं। तो दोस्तों एथिल एल्कोहल से हमें क्या करना है, ईथर बनाना है। देखो क्या होता है, जो रिएक्शन आती है वो रिएक्शन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगी। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छे से आप चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल से, ठीक है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल से ईथर बनाना है। तो क्या होता है दोस्तों, जो एथिल एल्कोहल होता है मतलब आपका जो C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। इस एथिल एल्कोहल को हम क्या करते हैं दोस्तों, एथिल एल्कोहल जो होता है, अगर हमें इससे ईथर बनाना है तो क्या करना पड़ता है, जो एथिल एल्कोहल होता है, इस एथिल एल्कोहल को एल्यूमिना या फिर हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिना, या फिर इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस एथिल एल्कोहल से हमें ईथर बनाना है, तो एथिल एल्कोहल को क्या करेंगे दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 240 से लगभग 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको गर्म करेंगे। समझ पा रहे हो ना। अगर हमें एथिल एल्कोहल से ईथर बनाना है तो एथिल एल्कोहल को क्या करेंगे हम, एल्यूमिना ऑक्साइड की उपस्थिति में 240 से 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, बट हमें दोस्तों इसके 2 अणु लेना पड़ेंगे। कितने अणु, 2 अणु। तो एक अणु हमने ये ले लिया
और एक अणु हमने ये ले लिया C2H5OH। चाहे तो इनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे लिख लिया, चाहे तो आप एक इधर लिख देना और एक इधर लिख देना, जैसे आपको करना है, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, मतलब जो एल्कोहल है इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। एल्कोहल का क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। तो जल का अणु हो गया बाहर। अब जल का अणु बाहर हो गया तो अब बचा क्या हमारे पास, C2H5। तो ये रहा हमारे पास C2H5, ये क्या रहा O, तो ये रहा O, और इधर क्या बचा C2H5, तो ये हमारा C2H5। तो देखो एथिल एथिल, तो ये हमारा ईथर बन गया, और ईथर में हमारा कौन सा बना है, डाई एथिल ईथर जो है ना हमारा बन चुका है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, क्लियर चीज़ें आपको हो रही हैं, क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों हमने एथिल एल्कोहल से ईथर बना लिया। तो एथिल एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए हमने क्या किया, जो एथिल एल्कोहल था इसका एल्यूमिना की उपस्थिति में 240 से 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने क्या किया, इसको गर्म किया। तो जैसे ही गर्म किया तो इसमें से जो एथिल एल्कोहल था उसमें से जल का अणु हो गया बाहर, ठीक है, और ईथर हमें बन गया डाई एथिल ईथर। अगर हमें मैथिल बनाना होता तो दोस्तों हम क्या करते, मैथिल एल्कोहल लेते, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसके भी दो अणु लेते, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसमें से भी दोस्तों क्या हो जाता, जल का अणु बाहर निकल जाता। जल का अणु बाहर, वही आपको 240 से 260 ताप लेना है, और उपस्थिति आपको Al2O3 की लेना है, ठीक है। तो जल बाहर निकल जाता इस टाइप से, जैसे ऊपर रिएक्शन की, और यहाँ से हमें बचता CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। समझ गए ना। तो ऐसे करके दोस्तों हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो पहली मेथड हो गई हमारी बनाने की। अब दोस्तों हम अगली मेथड पे बात करेंगे, जो हमारी सेकंड मेथड है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आओ देख लो जरा, सेकंड मेथड को भी जान लो, ठीक है। तो सेकंड मेथड दोस्तों हमारी है एल्किल हैलाइड से। किससे दोस्तों, एल्किल हैलाइड से, ठीक है। तो सेकंड आप डाल देना एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड मतलब मैथिल, देखो एल्किल हैलाइड होता है R सिंगल बॉन्ड Cl होता है, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड Cl होता है। बट इसकी जगह R की जगह आप CH3 ले सकते हो, ठीक है, या फिर C2H5 ले सकते हो, ठीक है। तो यदि एल्किल हैलाइड से दोस्तों हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड के हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी, ठीक है। और वो अभिक्रिया जैसे ही हम इस एल्किल हैलाइड से ईथर बनाएंगे तो एल्किल हैलाइड की हम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हम इसके दोस्तों दो अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, दो अणु। तो दो, आपको Ag कितने दिख रहा है, दो। अब Cl भी हमारे पास कितने हो गए, दो। तो दोनों Ag दोनों Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे और हमारा ये बन जाएगा 2AgCl बन जाएगा। अब हमारे पास कितने CH3 हैं, दो, और यहाँ पर कितना O है, एक। तो देखो पहला CH3 हमने ये लिख दिया, फिर हमने लिख दिया O, और दूसरा जो CH3 था हमने फिर ये लिख दिया। तो ये भी हमारा ईथर बन गया। बड़े कौन सा बना, डाई मैथिल ईथर, मैथिल तो डाई मैथिल ईथर। समझ गया। अगर आप एथिल लोगे तो C2H5Cl एथिल वाला क्लोराइड लोगे तो इसकी भी आप क्रिया कराओगे Ag2O से, तो इसके भी दो अणु लोगे तो दोनों Ag दोनों Cl के साथ बाहर चले जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा 2AgCl, और हमारा ये बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। समझे कि नहीं। तो ऐसे दोस्तों हम एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसकी थ्योरी भी लिखते जाना आप, थ्योरी भी आप कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, थ्योरी तो आप ढालना आती है। जैसे इसकी थ्योरी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ, एल्किल हैलाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर डाई एल्किल ईथर बनता है। देखो एल्किल लोगे तो डाई एल्किल बोलना पड़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप मैथिल से करा रहा है तो मैथिल क्लोराइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर डाई मैथिल ईथर बनता है, ठीक है। ऐसे इसकी थ्योरी लिखना है तो एथिल क्लोराइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली मेथड से करते हैं। तो अगली मेथड दोस्तों हमारी है तो इम्पोर्टेंट, अगली मेथड दोस्तों है हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो
तो उस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है, और उस चीज़ को हम जानेंगे, ठीक है। तो तीसरी जो हमारी मेथड है, थर्ड जो हमारी मेथड है उसको जानेंगे। और थर्ड हमारी जो मेथड है वो है हमारी विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा। दोस्तों ये जो विलियमसन संश्लेषण विधि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम करते हैं, आयो तो देखते हैं। तो दोस्तों जो विलियमसन संश्लेषण विधि तो है, इस विधि से अगर हमें ईथर बनाना है, क्या बनाना है, ईथर बनाना है, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, इस विधि में हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल होता है, क्या होता है, अल्कोहल की हम दोस्तों क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ध्यान रखना, अगर हमें विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल, इस एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जैसे ही हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर। बट ये है बात दोस्तों कि ये जो अभिक्रिया है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। तो आओ हम इसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इधर हम दोस्तों यहाँ पर इसका पहला पद लिख रहा है, ठीक है। तो पहला पद, तो दोस्तों हमें पता ही है कि इसमें हम करते क्या हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एथिल अल्कोहल होता है, क्या होता है, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है। इसकी हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, क्या होता है, H2SO4। तो H2SO4 को थोड़ा तरीके से लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे तोड़ के, H, देखो HH 2 हो गए, मतलब H2 हो गया, और ये SO4, क्लियर है। HH कितने होगा, 2, मतलब H2SO4, ठीक है। तो जब हम एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं क्रिया, तो ये क्रिया हम 140 पर कराते हैं, कितने ताप पर, 140। बट दोस्तों क्या होता है, जब इसकी क्रिया कराते हैं तो 110 डिग्री, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो एथिल अल्कोहल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके यहाँ से OH H के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, जल को कर देता है बाहर। तो ये जल हो जाता है बाहर। 110 की बात करना है, टोटल हमें 140 तक गर्म करना है, लेकिन 140 होने से पहले ही 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो एथिल अल्कोहल है वो सल्फ्यूरिक जल के अणु को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अब जल का अणु हो गया बाहर, अब हमारा ये बचा C2H5 और HSO4। तो देखो ये हमारा C2H5 और ये हमारा क्या बना, HSO4, तो ये HSO4 प्लस, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, एथिल, और ये HSO4 क्या है, HSO4 हमें पता है बाइसल्फेट होता है, क्या बन होता है, बाइसल्फेट। तो ये हमारा बन गया एथिल बाइसल्फेट, एथिल बाइसल्फेट, ये हमारा क्या बन गया, एथिल बाइसल्फेट बन गया, एथिल बाइसल्फेट बन गया। ये 110 पे बना, 110 पे बन जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको हम गर्म करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमें 140 तक गर्म करना है। हम गर्म करना बंद नहीं करेंगे, 140 तक गर्म करेंगे, तो ये बीच में बन जाएगा। फिर क्या होगा, इसको हम गर्म करते जाएंगे। तो आगे क्या होगा दोस्तों, जो एथिल बाइसल्फेट बना है, मतलब जो C2H5 HSO4 एथिल बाइसल्फेट बना है, ये एथिल बाइसल्फेट क्या करेगा, फिर से अल्कोहल से क्रिया करेगा, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पर ज़्यादा लेंगे, अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये एथिल बाइसल्फेट बना है, फिर से किससे क्रिया करेगा, अल्कोहल से, ठीक है। तो अल्कोहल हमारा क्या होता है, C2H5OH, बट इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके लिख ले रहे हैं, ठीक है। जो OH इस तरफ ना लिख के OH को हम लिख दे रहे हैं इस तरफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक। तो आगे ये एथिल बाइसल्फेट फिर से अल्कोहल से क्रिया करेगा, तो ये जो HSO4 दिख रहा है फिर से ये किससे क्रिया कर लेगा, HSO4 जो H दिख रहा है ना, OH का जो H दिख रहा है इससे क्रिया करके क्या कर लेगा, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या बना देगा, H2SO4। तो ये H2SO4 हो गया बाहर। देखो HSO4 ने ऐसी क्रिया करके फिर से क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, C2H5। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण, ये C2H5
यहाँ क्या बचा, O बचा, H तो गया, O बचा, तो ये रहा O और ये रहा C2H5। कोई दिक्कत? तो ये एथिल और ये एथिल, तो ये हमारा होता है डाई एथिल ईथर। अब एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ये जो ईथर डाई एथिल ईथर प्राप्त किया है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई तब ये जाके प्राप्त हुआ, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो ऑब्जेक्ट में आता है। इस डाई एथिल ईथर होता है, इसे हम सल्फ्यूरिक ईथर कहते हैं, सल्फ्यूरिक ईथर कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सल्फ्यूरिक ईथर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? डाई एथिल ईथर को सल्फ्यूरिक ईथर कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सल्फ्यूरिक ईथर है इसे हम बोलते हैं डाई एथिल ईथर। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो ऐसा करके आपको याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं ना? तो ये विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हमने क्या बना लिया? ईथर आया बना लिया। तो ये विलियमसन संश्लेषण विधि है, ये आपकी मोस्ट IMP है, ठीक है। तो आप मोस्ट IMP है, इसको ये भी डाल देना, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया? ईथर बनाने की विधियाँ देखी।